नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज हम इजराइल लेबनान जंग और भारत के स्टैंड और हित की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने लेबनान में शांति स्थापना अभियान में सेना भेजने वाले भारत और दूसरे देशों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के शांति सैनिक अपनी जगह पर बने हुए हैं। इजराइल ने इन्हें कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का ध्वज वहां लहरा रहा है। यूएन चीफ ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में यह बात कही। करीब 900 भारतीय सैनिक इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली ब्लू लाइन पर तैनात हैं। वे लेबनान में घुस आई इजरायली सेना और लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच तैनात हैं। सेना के मुताबिक लगातार हो रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच तैनात भारतीय सेना के सभी जवान सुरक्षित हैं। इजराइल और लेबनान के बीच के एरिया को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। ये एक बफर जोन है जहां यूएन फोर्स तैनात है, जो पीस कीपिंग फोर्स है। वहीं भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी लेबनान छोड़ने की दृढ़ता से सलाह दी गई है। फिलहाल भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सोमवार 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी हमले शुरू होने से कुछ घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस बारे में बात की कि कैसे आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए ताकि शांति बहाल हो सके। इस संदर्भ में आइए समझते हैं कि भारत के इस जंग में क्या हित हैं और कूटनीति किस तरह की होनी चाहिए कि भारत का हित सुरक्षित रहे और संरक्षित भी। तो इजराइल ने जो हमला किया है हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान में, उस पर पूरे विश्व की नज़र टिकी हुई है। और चूंकि यूनिफिल वहां पर तैनात है, एक समझौता हुआ था जिसके तहत वहां पर यूनिफिल बिल्कुल ग्राउंड पर मौजूद है ताकि लेबनानी लोगों की हितों की रक्षा की जा सके और उनके क्षेत्र में ज़्यादा इंट्रूजन ना हो सके। इसमें भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इस बेहद जटिल मुद्दे को आज समझने की कोशिश करेंगे और मौजूदा स्थिति को भांपते हुए क्या कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। तो वहीं हमारे साथ हरिमोहन कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है सर। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मुद्दा भारत के दृष्टिकोण से और समूचे विश्व के दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। इसलिए हरिमोहन कौशिक साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए यह जानना चाहेंगे कि जिस पर्पस के लिए यूनिफिल की स्थापना हुई थी और उस पर्पस को वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे में जो इजराइल का इंट्रूजन हुआ है, हालांकि इजराइल यह साफ कर दिया है कि वह हिजबुल्लाह को पीछे ढकेलने के लिए कर रहा है और खासकर वो जो ब्लू लाइन है उससे नॉर्थ की तरफ जितना उसे ढकेला जाए, तो क्योंकि ब्लू लाइन से सटी हुई इजराइल की भी सीमाएं हैं। ऐसे में यूनिफिल का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आईडीएफ ने उन्हें नोटिफाई किया है अपने इस ऑपरेशन के बारे में। और जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया है हिजबुल्लाह चीफ के एलिमिनेशन के बाद, और अब तो यह भी खबर आ रही है, हालांकि प्रामाणिकता से उसकी पुष्टि नहीं हुई है, सेकंड इन चीफ जो अब चीफ बने थे उनको भी संभवतः एलिमिनेट कर दिया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हरिमोहन कौशिक साहब, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? सर, इस पूरे मसले को मैं यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़े फेलियर की फॉर्म में देखता हूं, जिसके अंदर इजराइल एक ऑर्डर जारी कर देता है या यूं कहीं आदेश दे देता है कि एंटोनी गुटेरेस जहां भी दिखाई दें, यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं वो जहां भी दिखाई दें उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब मुझे सिर्फ एक बहुत छोटे से लॉजिक के बिहाफ पर आप जवाब दें या कोई भी जवाब दे, आप कोई भी जवाब दे कि भाई अल्टीमेटली अगर यूनाइटेड नेशंस के चीफ को ही गिरफ्तार करने के ऑर्डर एक कंट्री दे चुका है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट
वार्निंग नहीं आई है, उसके बाद वहां पर यूनाइटेड नेशंस की भेजी हुई जो फोर्स है लेबनान के अंदर, इंटरिम फोर्स है, उसकी वहां पर प्रासंगिकता क्या रह जाती है। दूसरी बात, सर इनके पास किसी तरीके की अथॉरिटी तो है नहीं, वो सिर्फ दो फोर्सेस के बीच में खड़े हुए हैं। अब यहाँ सोच कर देखिए कि क्या ये लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जो लगातार सर 9,000 मिसाइलें दागी हैं एक साल में, 9,000 मिसाइलें अपने आप में नंबर, यानी कि एक दिन में 30 मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में गिरती थी। वहां पर ये जो इंटरिम फोर्स है ये क्या कर लेती थी। दूसरी बात, कितनी बार ऐसा होता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के अंदर एंटर करके अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं। वहां सर एक छोटी सी तो फोर्स है, वो एक सर्टेन एरिया में मौजूद है। अब वो उसके बाद अब आईडीएफ जिस तरीके से अटैक कर रही है, तो वहां वो क्या कर लेंगे। क्या यूनाइटेड नेशंस के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो 900 सोल्जर्स आईडीएफ के सामने खड़े हो जाएं और कहें एक कदम आगे बढ़ाया तो हम आपको गोली मार देंगे। या वो हिजबुल्लाह के और जो लड़ाके हैं जो मिसाइलें मार रहे थे, उनको एक बार कह पाई कि तुमने अगर जरा सा भी कुछ किया तो हम गोली मार देंगे। सर एक्चुअली क्या है, ये रेबेलियस फोर्सेस के सामने तो खड़े हो सकते हैं जो थोड़े बहुत होते हैं और इनके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। दो कंट्रीज जब आपस में लड़ पड़ती हैं तो इनके पास कोई पावर नहीं होती। लास्ट में इनके पास, मुझे जहां तक पता है, यही पावर्स होती हैं कि आप पीछे हट जाओ, इनको हम दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि जब दोनों के दोनों लड़ के थक जाएं तो उसके बाद उनके बीच में सलाह करवाने के लिए ट्वीट कर दिया जाए। मुझे आज के दिन यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता इससे ज्यादा नहीं लगती। ओके ओके हरिमोहन कौशिक साहब, इसका मतलब आज के कंटेक्स्ट में यदि हम उन्हें समझे तो बस एक साइलेंट स्पेक्टेटर्स की भूमिका में वहां पर खड़े हैं और बस वॉच ही कर रहे हैं और कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते। ओके, संजीव श्रीवास्तव साहब आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। इजराइल बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है सर। ये जो लड़ाई शुरू हुई, हमास के चीफ का एलिमिनेशन हुआ, अब हिजबुल्लाह के चीफ का एलिमिनेशन हुआ, बेरूत में जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं और जो ब्लू लाइन के लेबनान के सीमा में गांव हैं उनके लोगों को भी इजराइल ने कहा है कि आप लोग नॉर्थवर्ड्स मूव कीजिए, अल अवली रिवर के ऊपर उस तरफ जाइए, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स हैं और आपको तकलीफ होगी। ऐसे में क्या वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह एंड हमास ये फैसला कर चुका है इजराइल की बिल्कुल सफाया करके ही मानेंगे, ताकि अगली बार उसके ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सके। और ऐसे में भारत के भी 900 सैनिक वहां पर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हालांकि वो यूनिफिल के तहत हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें रोल है नहीं। तो इस पूरे सिचुएशन में अब जब ईरान की भी एंट्री हो चुकी है सर, पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से गल्फ नेशंस की बात करें तो साइलेंट है। उनके साइलेंस को भी हम कैसे देखेंगे? क्या वो कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं, कहना नहीं चाह रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो क्यों? संजीव साहब जी, देखिए आपने एक बड़ा प्रश्न पूछा है, इसमें कई सवाल हैं और मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो हिजबुल्लाह के द्वारा सदर्न लेबनान में जो टेरर की जो मशीन, टनल्स का जो जाल और अनेक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो वहां पर डेवलप किए गए हैं, उसको लेकर के इजराइल बहुत आशंकित है। और इजराइल को इस बात की आशंका है कि जो सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह आपने इसी तरीके के जो उसने फैसिलिटी डेवलप कर रखी है उसका इस्तेमाल करते हुए वो इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला कर सकता है। और इजराइल किसी भी कीमत पर ऐसा कोई सिनारियो बिना एड्रेस किए हुए छोड़ सकता है कि जिसमें कि उसके ऊपर फिर से कोई 7 अक्टूबर जैसा हमला करने के बारे में सोच भी सके। और इसी वजह से हिजबुल्लाह चूंकि हमास के समर्थन में लगातार हमले कर रहा है और उसने अपना इंटेंट जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से शो कर दिया है कि वो इजराइल को अस्थिर करना चाहता है। आप जानते हैं कि सदर्न लेबनान में पिछले 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से ही हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए थे, रॉकेट्स वगैरह फायर करना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह से नॉर्दर्न इजराइल के लगभग 60,000 से 80,000 लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ करके इजराइल के अन्य इलाकों में जो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो इजराइल की जो प्राथमिकता ये भी है कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को नॉर्दर्न इजराइल में फिर से बसाया जाए, लेकिन वो तब तक संभव नहीं है कि जब तक कि सदर्न लेबनान का जो खतरा है वो उसको एड्रेस न किया जाए। इसी वजह से इजराइल की जो सेनाएं इस समय सदर्न लेबनान में ऑपरेट कर रही हैं, वहां पर उनका जो लक्ष्य, जो तात्कालिक लक्ष्य यही दिखाई देता है कि वो एक सेफ जोन
एक बफर जोन वहां पर क्रिएट करेंगे और उसके बाद इस बात को इंश्योर करने के बाद कि वहां से कोई हिजबुल्ला उस सदर्न लेबनान की टेरिटरी का हमला करते हुए नॉर्दर्न इजराइल में कोई बड़ा 7 अक्टूबर जैसा रिपीटिशन न कर सके, उसको इजराइल की सेनाएं इंश्योर करना चाहती हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव है अपने 7 अक्टूबर जैसे किसी हमले को रोकना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हिजबुल्ला को कमजोर किया जाए, हिजबुल्ला को के ऊपर भारी दबाव बना कर रखा जाए और इजराइल ऐसा करने में सफल रहा है। आप देखिए तो ये जो पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट के माध्यम से उसने कम्युनिकेशन सिस्टम जो हिजबुल्ला का था उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। हिजबुल्ला के आतंकी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से और या उसके पास जाने से भी डरने लगे थे और उनका जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क सीवियरली डैमेज हुआ था और पेजर्स से बहुत ज्यादा एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। मोबाइल पे उनका ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन पेजर को भी जिस तरीके से जो उनके हिजबुल्ला के आतंकियों को लगता था कि उनके लिए सेफ कम्युनिकेशन मीडियम है, उसी के माध्यम से उसने इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद जाहिर है कि हिजबुल्ला के अंदर एक वो भयाक्रांत हो गया। और आप देखिए तो हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर में कहीं जमीन के नीचे बैठा हुआ था, चूंकि कम्युनिकेशन सिस्टम हिजबुल्ला का इजराइल ने पहले से ब्रेक कर रखा था, तो ये आतंकी जो है असेंबल हुए थे एक मीटिंग के लिए और चूंकि ये सीधे पेजर वगैरह से बातचीत कर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की और उन्हें यह लगा कि जो है बेंजामिन नेतन्याहू इस समय न्यूयॉर्क में यूएन से जनरल असेंबली की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, तो और ये हिजबुल्ला जरा भी इस बात को नहीं समझ पाया कि इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार इजराइल कर रहा था और उसने जाहिर है कि जैसे ये मीटिंग वगैरह हसन नसरुल्लाह ने आयोजित की उससे ही 5000 पाउंड के बड़े बॉम्ब जो है उसने गिराए और जाहिर है कि जमीन के नीचे भी उसकी जो फैसिलिटीज थी वो भी नस्तनाबूद हो गई और हसन नसरुल्लाह और उसके अन्य टॉप कमांडर्स मारे गए। तो इजराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी रही वो बहुत ही ज्यादा सफल रही है। उसको हार्ड इंटेलिजेंस, हर तरीके का टेक्नोलॉजी, सिग्नल इंटेलिजेंस इत्यादि के माध्यम से ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि हिजबुल्ला का जो चीफ हसन नसरुल्लाह जब एक टेलीवाइज एड्रेस दे रहा था तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि उस टेलीवाइज एड्रेस के दौरान अनेक जो फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दी और ये इजराइल ने इसलिए किया था ताकि इजराइल अपने फाइटर जेट्स को लाइव जो उसकी स्पीच के दौरान उड़ा करके वो अपने सोनिक बूम के माध्यम से जो कि फाइटर जेट्स के माध्यम से पैदा की जाती हैं उसके माध्यम से जो हसन नसरुल्लाह के स्पीच का जो साउंड का जो डेटा था उसको उन्होंने ट्रायंगुलेट किया और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको एसेस किया और एग्जैक्ट लोकेशन हसन नसरुल्लाह की पता कर ली थी कि कहाँ पे ये इस समय मौजूद है। और इसी तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने बहुत ही सटीक हमला किया और हसन नसरुल्लाह मारा गया। तो इजराइल बिल्कुल हिजबुल्लाह के अस्तित्व को वो बिल्कुल कमजोर कर देना चाहता है, उसे भयाक्रांत करके रखना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह जो कि हमास के समर्थन में लगातार हमले कर रहा था वो 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला करने के बारे में सोच भी ना सके। मैं ये सब यूज करूंगा, सोच भी ना सके। बिल्कुल। तो ये जो इजराइल की जो रणनीति है वो निसंदेह आतंकवाद के विरुद्ध उसकी लड़ाई जारी है और इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर जो उसकी एनिवर्सरी आ रही है, 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएंगे और इजराइल के ऊपर ये जो 7 अक्टूबर का हमला था वो सबसे बड़ा आतंकी हमला था और इजराइल उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि हिजबुल्लाह के जो के विरुद्ध इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि जो हाशिम जो सैफुद्दीन है जो कि नया उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहा था उसको भी इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। इसी तरीके के एक बंकर में कहीं वो मीटिंग वगैरह कर रहा था और वहां पर हमला किया गया, हालांकि उसको भी कंफर्म होना बाकी है वो उस रिपोर्ट को, लेकिन यदि इसमें सफलता मिल जाती है तो जाहिर है कि इससे बहुत स्पष्ट है कि इजराइल हिजबुल्लाह की किसी भी लीडरशिप को बख्शेगा नहीं और इसके बाद हुती की जो लीडरशिप है उसको भी इजराइल टारगेट करने जा रहा है। हालांकि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, येट टू बी वेरीफाइड है, लेकिन हाँ खबरें ऐसी आ रही है, हालांकि उसकी पुष्टि कब होगी तभी हम उसके बारे में कह सकते हैं। तो हरिमोहन कौशिक साहब आपके पास आते हैं। सर, इस पूरे प्रकरण में आप भारत के रोल को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमला करने के होने के पहले ये बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत के निष्कर्ष में क्या कुछ निकल कर आ सकता है, हम यह टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें यह तो पता नहीं कि बातचीत हुई क्या, लेकिन ऐसे मौके में संभवतः बातचीत क्या होती होगी। क्या यह भी समझा जाता है कि इजराइल को वेस्ट का सपोर्ट मिला हुआ है और तभी वो यूएन के ऊपर जिस तरह से बिल्कुल आक्रामक तौर पर अपने स्टेटमेंट्स देता है,
तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या, और भारत की इसमें क्या रोल है? क्योंकि कई भारतीय लेबनान में भी फंसे हैं, उनकी भी तो चिंता सरकार को होती ही होगी। सर, इस चीज को मैं इस तरीके से देखना चाहूंगा कि सर, जैसे है ना, जो रेड सी के अंदर हूती रिबेल्स के ऊपर जब अमेरिकन एयरफोर्स ने एक्शन लेना शुरू किया था, तो एंटनी ब्लिंकन ने डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की थी और बात करके उनको इस मामले में बताया था, इन्फॉर्म किया था कि देखिए हम इस तरीके का एक्शन लेने जा रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका ने अपना जो प्लान, जिसे कहते हैं इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया कि हम वहां से खाली कर रहे हैं, तब भी इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिया गया। तो दो चीजों को मैं एग्जांपल जरूर दे सकता हूं, जिसके अंदर अगर हम देखें, बांग्लादेश का मामला समथिंग डिफरेंट है, लेकिन अगर हम और मामलों को देखें तो अमेरिका खासकर मिडिल ईस्ट में या इंडिया के आस पड़ोस में कोई भी एक्शन, अगर बड़ा एक्शन ले रहा है तो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। जिस टाइम पर हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल हमास के ऊपर अटैक करने जा रहा था, उस टाइम पर भी मोदी जी के पास नेतन्याहू का कॉल आया, उस टाइम पर बातचीत हुई। ऐसा नहीं है पहले, लेकिन उस दौरान बातचीत हुई और लगातार ये दोनों संपर्क में थे। जब यूक्रेन के ऊपर पुतिन अटैक कर रहे थे, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो पुतिन और मोदी जी की लगातार बातचीत हो रही थी। ये चीज दिखा रहा है कि इंडिया एक कम से कम ऐसी पावर है, मैं यूं नहीं कह रहा कि सुपर पावर है, मैं यूं भी नहीं कह रहा कि ये कहीं पर भी किसी भी खेल को पलट देगा अगर अकेला चला जाए तो, लेकिन इंडिया एक ऐसी पावर है जिसका एक कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। कम से कम वो भले ही किसी का साथ नहीं देगा इंडिया, लेकिन वो किसी के साथ अगर जाकर खड़ा हो गया अपोनेंट के साथ, तो पलड़ा दूसरे का भारी होगा। इंडिया आज के दिन इस सिचुएशन में है और हर कोई चाहेगा कि इंडिया का भले ही एक्टिव सपोर्ट ना मिले, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो रहे और एक पैसिव सपोर्ट मिले। पैसिव सपोर्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा इनका जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस रहे कि इंडिया दूसरे पक्ष में नहीं जाए। ये चीज इंडिया की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। लेकिन जो हमास के ऊपर है तो इंडिया ने क्लियर वर्ड्स में कहा था दैट वाज अ टेररिस्ट अटैक। तो इसका मतलब इंडिया का फुल कॉपरेशन था इजराइल के साथ। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे यहाँ से अप्रोक्सीमेट एक बड़ा नंबर, जहां तक मुझे याद है 90,000 के करीब जो वर्कर्स थे वो इजराइल गए हैं ताकि पैलेस्टीनियन वर्कर्स की जो कमी पड़ गई उसे पूरा किया जा सके। उन वर्कर्स को बुलाया नहीं है, एडवाइजरी जारी की है कि आप बच के रहिए, लेकिन बुलाया नहीं वापस, और यूं भी नहीं कहा कि वापिस ही आ जाओ, आपने आना है आओ, नहीं आना बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये दिखा रहा है कि इंडिया इजराइल के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब ईरान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो ये इससे देखिए कि खामेनेई ने अभी जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात वो मीटिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे खामेनेई ने इंडिया के बारे में कहा था कश्मीर को लेकर के कश्मीर इज लाइक गाजा। वो इसलिए नहीं कहा कि उसे कोई कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार है। ईरान ने बहुत बार इंडिया को कश्मीर के मामले में सपोर्ट किया है। वो इसलिए कहा था क्योंकि ईरान चाहता था कि इंडिया इजराइल के साथ ज्यादा मजबूती के साथ ना खड़ा, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर इंडिया खड़ा हुआ है तो इस एरिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें ईरान काफी हद तक अकेला पड़ता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर वेट मौजूद है। तो सर, यहाँ इंडिया की इंपॉर्टेंस दिखाई देती है कि किसी के साथ मॉरल सपोर्ट भी दे रहा है और बैक सपोर्ट भी दे रहा है, तो वो कम से कम पलड़े को हिलने नहीं देगा। ये बेस्ट एग्जांपल हमने रशिया में देखा। आपने कुछ नहीं, यानी इंडिया ने कुछ नहीं किया, रशिया से तेल खरीदते रहे। अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं, 2.5 साल के अंदर भी रशिया को कुछ नहीं हुआ। यानी अभी भी वॉर इकोनॉमी डेवलप करके मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वहीं अगर आज इंडिया तेल लेना बंद कर दे रशिया से, तो रशिया को हो सकता है अगले 1 हफ्ते की लड़ाई लड़ने में पसीने छूट जाए। मतलब हो ना हो कि एक पाइवटल रोल में इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है और एटलीस्ट बहुत ज्यादा इन मामलों में डोमिनेट ना भी कर सके तो लेकिन एक प्रासंगिकता बरकरार रखे हुए है। ओके, बहुत ठीक है, आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताई। संजीव सर, आपके पास भी आते हैं और जिस पॉइंट को हम छोड़े थे उस पॉइंट को टटोलने की कोशिश करेंगे कि गल्फ नेशंस की खामोशी इस पूरे प्रकरण को लेकर एक चिंता का सबब है, क्योंकि यदि हम लेबनान की बात करें तो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया से उसकी बॉर्डर्स मिलती हैं, लेकिन यदि हम गल्फ नेशन की बात करें इन टोटलिटी में, तुर्की कुछ भी नहीं बोल रहा है, हालांकि निंदा सब कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग कमेंट हमें कहीं से नहीं मिल रहा है। क्या इस डर से कि ईरान कहीं उनके ऑयल फैक्ट्रीज, ऑयल लोकेशंस को कहीं टारगेट ना कर दे,
अगर इजराइल का पक्ष लेते हैं तो कुछ दिक्कत वहां हो सकती है, ईरान का ले सकते हैं तो कुछ दिक्कत वहां हो सकती है। ईरान को एक पोटेंशियल डेंजर ये भी है कि कहीं इजराइल उसके ऑयल यूनिट्स को टारगेट ना कर दे। तो ये जो ओपेक नेशंस हैं, जितने ऑयल को लेकर कंसर्न है, बिजनेस को लेकर कंसर्न है, क्या ये उनकी मजबूरी है जिसके चलते कोई कुछ भी खुल के नहीं कह सकता? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गल्फ के जो नेशंस हैं, मिडिल ईस्ट के जो ऐसे सभी जो नेशंस हैं जो कि इस पूरे विषय पर उन्होंने एक चुप्पी साध रखी है या बहुत ही एक संक्षिप्त और छोटा रिस्पांस वो करते हैं, वो इस पूरे युद्ध के चरित्र को समझ रहे हैं। और वो युद्ध का चरित्र ये है कि ये जो पूरी जो लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में चल रही है, वो इन आतंकियों के द्वारा इजराइल को मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने की मंशा से ये हमला किया गया था। ये जो ईरान हो और या ईरानियन प्रॉक्सीज हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, ये सभी इस बात के मंसूबे रखते हैं कि इजराइल को जो उसकी अरब मुस्लिम जो सुन्नी अरब वर्ल्ड के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत चल रही थी उसको कैसे तोड़ा जाए, और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भविष्य में भी आगे ना बढ़ने पाए, इसको भी जो है ये आतंकी संगठन उसको हिट करने की कोशिश करेंगे। ईरान भी उसे हिट करने की कोशिश कर सकता है। और ये जो अन्य जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र जाहिर है कि इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो एक आतंकी सोच जिसको मैं कहता हूं वो उसके तहत ही किया जा रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपने स्पीच यूएनजीए में अभी देखी होगी, आपके दर्शक भी उन्होंने देखा होगा। उन्होंने उसमें एक मैप दिखाया और एक मैप के माध्यम से उसकी एक पॉजिटिव साइड को और इसके नेगेटिव साइड को रखा। जो पॉजिटिव साइड था ये यही था कि यदि इजराइल का मिडिल ईस्ट रीजन में रीजनल इंटीग्रेशन होता है तो I2U2 जैसा इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, जिसमें इंडिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई और इजराइल शामिल है। यदि इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन होता है तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा। इससे पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा होगा, इजराइल को भी फायदा होगा, भारत सबको इसका फायदा होगा, यूरोपीय देशों को इसका फायदा होगा, और इससे इजराइल का जो रीजनल इंटीग्रेशन है जो राष्ट्रों के साथ बढ़ेगा। अब्राहम एकॉर्ड जो 2020 में साइन किए गए थे, उसके बाद से जो क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस सभ्यताओं के बीच में संवाद की प्रक्रिया चल रही है। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो विचारधारा है वो इस संवाद की विरोधी है, और जाहिर है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो आतंकी सोच है उसी के तहत ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से 7 अक्टूबर का हमला करा दिया, ताकि ये हमला एक बार हो जाएगा तो उसके बाद मुस्लिम्स और ज्यूज एक दूसरे के विरुद्ध आगे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा युद्ध है धार्मिक युद्ध में बदल जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो अपने देश में भी अनेक ऐसे एलिमेंट्स रहे, विदेशों में, अमेरिका में, यूरोपीय देशों में ऐसे एलिमेंट्स रहे कि जिन्होंने इस पूरे इजराइल के आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को एक फॉल्स नैरेटिव उसकी डेवलप करने की कोशिश की और इसको धर्मों के बीच का युद्ध बताने की कोशिश की। और जो कि ये आतंकी संगठन यही चाहते हैं कि धर्मों के बीच में टकराव बढ़े, धर्मों के बीच में जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो, और इस तरीके के एक जो फेक और बेहद नेगेटिव नैरेटिव को भी पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये है कि इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। ये जो ऐसे राष्ट्र जो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि ऐसे राष्ट्र जो कुछ बोल नहीं रहे हैं या उनका जो रिस्पांस उनका जो क्रिया है बहुत ही लो रहती है, वो इस बात को जानते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है इसके पीछे गहरी साजिश है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की, और जिसमें ये पतना नहीं चाहते। सऊदी अरेबिया अपने राष्ट्र के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहता है, यूएई अपने राष्ट्र के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहता है। सऊदी अरेबिया का 2030 तक का अपना मॉडर्नाइजेशन का एजेंडा है, यूएई का अपना मॉडर्नाइजेशन का एजेंडा है, और जो कि ईरान कभी नहीं चाहता कि ये राष्ट्र ऐसा मॉडर्नाइज करें अपने आप को। इजराइल के अपने भविष्य के प्लान्स हैं। तो ये जो पूरी सोच है, जो हमला जो किया गया है, ये आतंकी हमला है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को कराने की साजिश है, जिसको ये मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, गल्फ के जो राष्ट्र हैं, समझ रहे हैं, और इसी वजह से वो अपना रिस्पांस उन्होंने बहुत ही लो रखा हुआ है। बिल्कुल संजीव साहब, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद एक सवाल मन में आया, हरिमोहन कौशिक साहब एक क्विक आंसर दीजिएगा कि अभी तक ईरान ऐसा समझा जाता था कि प्रॉक्सीज के तहत इस पूरे वॉर में बना हुआ है, लेकिन अब जो रिसेंट क्लैश हुआ है सर, इसके बाद क्या यह संभावना जताई जा सकती है कि विल इजराइल टेक ईरान डायरेक्टली हेड ऑन?
क्या ऐसी संभावना भी आ सकती है या फिलहाल अभी इस संभावना से वो दोनों बचने की कोशिश करेंगे? सर, अगर ईरान की पोजीशन को देखेंगे तो मुझे दो पार्ट्स नजर आते हैं। एक जो रूलिंग क्लास है और दूसरा वो क्लास जो ईरान के अंदर 1975 से पहले वाले ईरान को देखने की कोशिश कर रही है। यानी पॉपुलेशन जो मेनली शहरों में है और जो रूलिंग क्लास है उसके बीच में क्लियर डिवीजन नजर आ रहा है। ओके। और यही एक रीजन है कि खामेनेई हर उस बंदे को उठा के बाहर कर देते हैं या यूं कहें सत्ता में नहीं आने देते जो कि उनके आइडियाज के खिलाफ है। ऐसी सिचुएशन में जब नेतन्याहू ने साफ तौर पर ये जनता को रिप्रेजेंट करते हुए पर्शिया कहते हुए कहा कि यू आर एन ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्डन एम्पायर, और ये ईरान तो आपको नया नाम दिया गया है, तो वो साफ कह रहे हैं कि अल्टीमेटली सिचुएशन को समझिए, हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन आम आदमी पर नहीं करेंगे, जो उनकी लीडरशिप है उस पर करेंगे। और यही रीजन है कि उस चीज का मतलब समझते हुए खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए, बाहर नहीं निकले। और आज वो आए हैं, वो फ्यूनरल वगैरह के लिए, उसके बाद दोबारा से गायब होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं और जो जिस तरीके से इजराइल की प्रिपरेशन है, खामेनेई को अपनी जो खुद के ऑफिसर्स हैं उन पर भरोसा नहीं है कि क्या वो इजराइल, कौन सा इजराइल के साथ मिला हुआ और कौन सा नहीं मिला हुआ। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या हम इजराइल और ईरान के बीच में फुल फ्लेजेड वॉर देख रहे हैं? मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता। तो हम किस तरीके की वॉर देखेंगे? पर ऐसा देखेंगे जिस तरीके से हिजबुल्लाह को निपटाया और पूरे हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को एक बार में निपटा दिया, वैसा ही कुछ अगर ईरान के अंदर होता हुआ नजर आया तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा थोड़ा सा इजराइल के लिए आसान होगा। तो अगर बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने भी कही। तो हम कोई फुल ऑन वार बहुत हद तक नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजिक वॉर हम जरूर देख सकते हैं, जहां की पॉइंट्स को टारगेट करके चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को काफी हद तक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इस पूरे जटिल प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से अब इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर आक्रमण मोड में नजर आ रहा है और ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं जो मसौदा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, पूरे उस क्षेत्र में तनाव का माहौल है और हर पल हर सेकंड एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।